हाय गाइस, मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। तो चलिए आज हम लोग एक नए पॉइंट को देखेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आइसोमेरिज्म इस समय चल रहा है और आइसोमेरिज्म का हमने एक पॉइंट क्लियर कर लिया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, उसमें 2 वीडियो हमने बनाया था, उसको आप देखे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस सेकेंड पार्ट्स, क्योंकि आइसोमेरिज्म को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था, स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो आप हेडिंग देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट को लेकर के हमें चलना है, ठीक है ना। तो पेशेंस रख करके आप आराम से देखिए। और मेरा एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो आज का मेरा पॉइंट है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, जिसको आप बोलते हैं त्रिविम समावयवता। तो देखिए, इनको अगर देखा जाए, डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे। इनके लिए कहा जाता है बेटा कंपाउंड्स having same molecular formula and structural formula, और यू कह सकते हैं सेम बोथ molecular formula and structural formula, but different in their spatial arrangement or geometrical arrangement are called stereo isomers, and this phenomenon is called stereoisomerism। ठीक है। तो नाम से डेफिनेशन आप देख ही रहे हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम बोथ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला but different in their spatial arrangement or geometry are called stereoisomers, and this phenomenon is called stereoisomerism। तो देखिए यहाँ पर एक आता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होंगे, दोनों सेम यहाँ पर होने वाले हैं। जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर में वेरिएशन था, लेकिन यहाँ दोनों सेम होंगे। लेकिन यहाँ पर वेरिएशन किस में होने जा रहा है, उसके स्पेशियल अरेंजमेंट, उसके त्रिविम व्यवस्था में परिवर्तन होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे यौगिक को त्रिविम समावयवी, और इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, इनको बहुत शॉर्ट में मैं बोल दूं तो जैसे हम लोग हैं और जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो मेरा वर्चुअल इमेज होता है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज जो बनते हैं, दोनों में जितना डिफरेंट होता है वही डिफरेंट यहाँ देखने को मिलेगा। अब आप बताइए कि जब आप मिरर, दर्पण के सामने खड़े होते हैं और आपका जो मिरर इमेज होता है एकदम सेम आप ही के इमेज को दिखाता है। वर्चुअल इमेज होता है, आभासी इमेज होता है, बट वहाँ पर क्या होता है, आप ही का इमेज है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास सींग नहीं है और उसमें अपने आप सींग निकल जाए, गैंडा की तरह नाक पर सींग निकल जाए जबकि हमारे पास नहीं है। ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, वही दिखाई देगा जो होगा। क्योंकि कहा भी गया है कि एक अच्छा फ्रेंड जो होना चाहिए वो मिरर, एक दर्पण की तरह होना चाहिए, जो आपकी हकीकत को बयां करे। हो सकता है थोड़े समय के लिए बुरा लगे, लेकिन हमें जब पता हो जाएगा कि मेरे फेस पर ये प्रॉब्लम है तो शायद मैं तुरंत उसको हटा लूँगा। थोड़ा सा कष्ट होगा, वैसे ही सच्चा मित्र होता है। थोड़े समय के लिए तो बुरा लगता है कि
मुझे ऐसा कह दिया, लेकिन ये जान लीजिए कि उसकी कही हुई बात हो सकता है कितने लोगों की लाइफ बदल देती है। ठीक है ना। फिलहाल छोड़िए, ये थोड़ी सी मैंने मोटिवेशनल बातें कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं होने वाला। जो मिरर इमेज है बेटा वो आप ही का इमेज होगा, लेकिन अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। किसमें? ईयर। आपका जो राइट ईयर है उसमें किसकी तरह दिखेगा? लेफ्ट ईयर की तरह। और लेफ्ट जो ईयर है वो किसकी तरह दिखेगा? राइट ईयर की तरह दिखेगा। सेम राइट हैंड, दाहिने हाथ से लिखेंगे तो लगेगा जैसे बाएं हाथ से लिख रहा हूं। तो बस यही है स्पेशियल अरेंजमेंट, इसी की कहानी हमें पढ़नी है। ठीक है ना। तो चलिए इनको और अधिक क्लियर करने के लिए हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किए थे। फर्स्ट था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको प्यार से हम बोलेंगे ज्यामितीय। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों को मैं लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि दोनों कंफर्म रहें। इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश को ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है ना। तो दोनों को लेकर के हम चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें समझ में आ जाए। उद्देश्य हमारा यही है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावेशिता क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कहानी तो वही है, इनके भी अगर आप देखेंगे तो बोथ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला आर सेम। अभी तो सेम हो गए। उनके जो अणु सूत्र हैं और संरचना सूत्र हैं दोनों समान होंगे, बट डिफरेंट किस में होने वाला है? स्पेशियल अरेंजमेंट। तो यहां पर स्पेशियल अरेंजमेंट जो बनने वाला है वो जानते हैं कहां बनेगा? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम बोथ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट in a spatial arrangement, in spatial arrangement of atom or group of atoms to respect double bond are called geometrical isomers, and this phenomenon is called geometrical isomerism। यानी इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होंगे, लेकिन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसके रिस्पेक्ट में जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उनमें वेरिएशन होगा, उनके स्पेशियल अरेंजमेंट में वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो कैसे दिखेगा चलिए देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड C, हमने इधर ले लिया हाइड्रोजन, इधर ले लिया CH3 एंड HCH3। सपोज करिए इसको आप क्या बोलेंगे? ब्यूट। देयर आर 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन। अब देखिए इसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर मैं ड्रा करता हूं, C डबल बॉन्ड C। ध्यान दीजिएगा यहाँ H एंड CH3, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया? H को इधर ला दिया और CH3 को उधर ला दिया। तो बेटा CH3 एंड H, बस यही वेरिएशन देखने वाली है। हालांकि IUPAC नेम क्या होगा? इसका भी होगा 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन। IUPAC नेम इसका भी वही होने वाला है, ब्यूट 2 इन। और इसका भी IUPAC नेम क्या है? ब्यूट 2 इन। कोई वेरिएशन नहीं। अच्छा, जब स्ट्रक्चर में वेरिएशन होगा तो ध्यान दीजिएगा उनके IUPAC नेम चेंज होंगे। अगर IUPAC नेम चेंज नहीं हो रहे हैं इसका मतलब संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इनके अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम सेम होंगे दोनों में, संरचना भी लगभग सेम है।
तो अब यहाँ वेरिएशन किस में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो एटम्स हैं बेटा, इधर दोनों हाइड्रोजन, इधर मिथाइल दोनों आ गए हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन मिथाइल, इधर मिथाइल इधर हाइड्रोजन, यही वेरिएशन है, यही कहलाता है स्पेशियल अरेंजमेंट। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इनमें दो फॉर्म होते हैं। यहाँ जो वेरिएशन होता है वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। थोड़ा सा डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, रोटेशन कम हो पाएगा। जैसे सिंगल है और मान लीजिए यहाँ पर व्हील होता, पहिया लगा होता, पूरा रोटेट कर सकता था। डबल एक्सल लगा दिया जाए और पहिया यहाँ पर लगा हो तो क्या रोटेट कर पाएगा, क्या कंप्लीटली रोटेशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि डबल एक्सल क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसको अवरोध उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसके रेस्ट्रिक्शन रोटेशन की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उत्पन्न होता है, ओरिजिन होती है इसकी। बात समझ में आ रही है? तो ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अब देखिए अब अंतर कहाँ आ रहा है, तो हम यहीं से अगर हम डिवाइड करें तो कहानी कुछ समझ में आ सकती है कि कहाँ वेरिएशन है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो दोनों हाइड्रोजन क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं। और यहाँ मिथाइल दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बड़े ध्यान से देखिए, तो यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कौन आ गया, मिथाइल, और यहाँ मिथाइल तो यहाँ हाइड्रोजन, क्या सेम है, नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन हो गए, डिफरेंट डायरेक्शन हो गए, दोनों डिफर हो गए बेटा। बात समझ में आ रही है? यही चेंजिंग कर रहा है। इन्हीं के लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं। दो फॉर्म यहाँ पर बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, दो फॉर्म बनते हैं। एक होता है सिस एंड सेकेंड वन इज ट्रांस। बड़े ध्यान समझिएगा, सिस एंड ट्रांस। सिस फॉर्म में क्या होता है, सिस फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो सिस मीन्स होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और ट्रांस मीन्स क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर अपोजिट डायरेक्शन यानी सेम टाइप के जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो सेम यानी जब डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सेम टाइप के एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं एक डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सिस फॉर्म। और जब डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अपोजिट हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे बेटा, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसफॉर्म। तो बताइए यहाँ पर कौन सिस है, ये वाला, और वाला क्या हो गया, ट्रांस। तो इनके जो आईपीसी नेम लिखते हैं वहां पर हम लोग लिख देते हैं सिस, सिस ब्यूट ट्विन। और इनके लिए क्या यूज करेंगे आप, चूंकि डिफरेंट डायरेक्शन में है तो इनके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांस, ट्रांस ब्यूट ट्विन, यानी आईपीसी नेम सेम है और सिस और ट्रांसफॉर्म। फिर से समझ लीजिएगा, डबल बॉन्ड के अगर रिस्पेक्ट में सेम टाइप के एलिमेंट सेम डायरेक्शन में है तो उसे सिस, अदरवाइज क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लें, कुछ और एग्जांपल मैं देखता हूं। सी डबल बॉन्ड सी एच, सी डबल ओ एच एंड सी डबल ओ एच एंड एच। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड, एंड दिस इज फ्यूमेरिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कई बार एग्जाम में पूछ भी देता है। तो देखिए मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, आईपीएससी नेम में अगर देखा जाए तो दोनों के आईपीएससी नेम तो सेम लग रहे होंगे, ठीक है ना। इनको भी 1 2 3 4 यानी हो जाएगा ब्यूट 2 in 1 4 डाईओइक एसिड, ठीक है ना। इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, ब्यूट 2 in 1 4 डाईओइक एसिड, है ना। दोनों के मॉलिक्यूलर, दोनों के क्या होंगे, आईपीएससी नेम सेम है। लेकिन अब देखिए ध्यान दीजिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम कह देंगे सिस,
यानी मैलिक एसिड जो होता है इसका सिस फॉर्म होता है, ठीक है, सिस फॉर्म होगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये उसका ट्रांसफॉर्म होता है, क्या होता है, ट्रांसफॉर्म, ब्यूट 2 in 1 एसिड। तो फ्यूमेरिक एसिड एक प्रकार का ट्रांस होता है और यहाँ पर मैलिक एसिड जो होता है दैट इज सिस फॉर्म। ओके, तो ये दो स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये दोनों डिफरेंट है। बड़े ध्यान से देखना, थोड़ा सा इनकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। यूजुअली आप देखेंगे, नोट कर लेना है आपको, ट्रांस जो होते हैं इट इज मोर स्टेबल देन सिस, ठीक है ना। तो अगर ट्रांस के देखी जाए तो सिस से क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, अरे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होंगे, ट्रांसफॉर्म। अब ऐसा क्यों होता है, अगर स्टेबल भी है तो इसके अगर हम बीपी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ट्रांस वाले की क्या हो जाएगी, सिस वाले से अधिक होगी। ध्यान दीजिएगा, सिस वाले से क्या होगी, अधिक होगी, बीपी एमपी भी अधिक हो जाते हैं, स्टेबिलिटी भी अधिक होती है ट्रांस वाले की। डाइपोल मोमेंट अगर देखेंगे तो अप्रॉक्स इनके डाइपोल मोमेंट जो होते हैं, डाइपोल मोमेंट अप्रॉक्स 0 के इक्वल होंगे, यानी 0 होंगे, और बहुत ही 0 अगर नहीं होंगे तो बहुत कम अमाउंट में आएंगे। लेकिन सिस वाले जो होते हैं, सिस वाले की कभी भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकती। इट मीन्स सिस वाले क्या होते हैं, सिस वाले ध्यान दीजिएगा ये पोलर टाइप के होते हैं और ट्रांस वाले जो होते हैं बेटा नॉन पोलर टाइप के होते हैं, ध्यान दीजिए। यानी ट्रांस वाले की क्या हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाईली होगी क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होंगे। दूसरी बात स्टेबिलिटी की भी अगर बात करें तो इट इज़ मोर स्टेबल, इसकी कंपेरिजन देन क्या होंगे, ये ज़्यादा स्टेबल होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, लेकिन इनके डाइपोल मोमेंट क्या होंगे, 0 होंगे या बहुत ही कम होते हैं। और इनमें देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, 0 से अधिक ही आएगा, ठीक है ना। ये यूजुअली आप देखेंगे तो पोलर होते हैं और ये क्या होते हैं, नॉन पोलर टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों शो करता है। तो आप देखिए होता क्या है, सिस वाले में एक प्रॉब्लम आती है, जैसे सिस अगर है, ठीक है ना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, एक बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक स्ट्रेन और वान डर वाल्स स्ट्रेन। तो होता क्या है, इसके लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक स्ट्रेन भी इसको बोल देते हैं, स्ट्रेन तनाव, ठीक है ना, या इसी को हम लोग कहते हैं वान डर वाल्स हिंड्रेंस। अब होता क्या है, कब उत्पन्न होगा, ऐसा माना जाता है कि किसी भी एटम की जो वान डर वाल्स फोर्स होती है, अरे सॉरी वान डर वाल्स जो रेडियस होता है, अगर उसके सम से, उनके सम से इन दोनों की डिस्टेंस या तो कम हो या लगभग बराबर हो तो वे बाधा उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उस कंडीशन में एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है, बाधा उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा। तो त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी, इनमें ज़्यादा स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है, तो स्टेबिलिटी आप जान रहे हैं कम हो जाएगी, एनर्जी बढ़ेगा, फाइट जब करेंगे तो ऊर्जा तो बढ़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी जब बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यानी सिस वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। बेटा बड़े ध्यान समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर कम्पिटिटिव क्वेश्चन खूब बना देता है, लेस स्टेबल होंगे। और इनमें अगर आप देखेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, लगभग 0 हो जाता है। नहीं, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, नो स्टेरिक हिंड्रेंस अप्लाई, वहाँ पर किसी प्रकार का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक COOH यहाँ पर है और दूसरा वाला COOH क्या है, यहाँ पर हो गया, दोनों अपोजिट में पहुँच गए हैं, तो किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न हो ही नहीं सकता, पहले से ही क्या है, दूर दूर हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कंडीशन में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का स्ट्रेन उत्पन्न नहीं होगा, तो मोर स्टेबल होगा। अच्छा, कंपैरिजन इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो इसका अधिक हो जाएगा, इसकी कम होगी, साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो गया।
अगर पूछ दिया जाए कि पोलर कौन होगा तो ए नॉन पोलर होगा, अप्रॉक्स नॉन पोलर होगा, और ए क्या होते हैं, पोलैरिटी शो करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इनसे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ चलते हैं। तो देखिए एक चीज़ थोड़ा सा इसमें और एक चीज़ बता दें आपको, जैसे सी डबल बॉन्ड सी अगर है तो जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एल्काइल ग्रुप अटैच होगा वो ज़्यादा उतना ही ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है ना। एल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे, जैसे अगर हम यहीं पर क्या करें सी डबल बॉन्ड सी आर एच आर आर, तो ये ध्यान दीजिएगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर कंडीशन ये आ जाए कि दो दो हाइड्रोजन आ जाए, दो हाइड्रोजन आ जाए, दो एल्काइल ग्रुप हो जाए, ठीक है ना, दो एल्काइल ग्रुप आ जाए, तो ये क्या होंगे, थोड़े लेस स्टेबल होंगे। लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि जब यहाँ पर वेरिएशन आ चुका है तो सिस ट्रांस वाली कहानी लग सकती है। इनको जैसे अगर हम कह दें कि सी डबल बॉन्ड सी, एक ये कंडीशन आ गया, दूसरा कंडीशन काश ए हो जाता आर एच डबल बॉन्ड आर एच, तो बताइए अब दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबल तो ज़्यादा ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट में है, एक ट्रांस फॉर्म में है और एक किस फॉर्म में बेटा, सिस फॉर्म में है। तो जो दोनों में ज़्यादा स्टेबल तो आपकी ए होगी। और समझ में आ रही है, तो ये तो आप तो समझ ही चुके होंगे। कुल मिलाकर के एक पॉइंट ध्यान देना कि जितने डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक ना। अब एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर ई एंड जेड फॉर्म आ जाता है। तो ई जेड फॉर्म जैसे अगर हम चारों चेंज कर दें, चारों को चेंज कर दें डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर सिस ट्रांस वाली कहानी को ई जेड फॉर्म हम लोग बोलते हैं। थोड़ा सा इसको जान लीजिएगा, ई फॉर्म और जेड फॉर्म है क्या। तो देखिए जर्मन वर्ड से लिया गया है। ई फॉर फुल फॉर्म इसका होता है एंट गीगेन, ठीक है ना, एंट गीगेन, जिसका मीनिंग होता है अपोजिट। इट इज अ जर्मन वर्ड्स, क्या है, जर्मन वर्ड है, ई से लिया गया है। ए फॉर्म मीन्स, ई फॉर होता है एंटीजीजन जिसका अपोजिट, एंड जेड मीन्स होता है, जेड फॉर्म एक कंडीशन आती है जिसका मीनिंग होता है, जेड मीन्स हो जाता है जसामैन, जुसामैन, जुसामैन मीन्स हो जाता है टुगेदर, क्या होता है, टुगेदर, साथ साथ, ठीक है ना। जर्मन वर्ड्स है, जो एंटगीगन आप यूज़ कर रहे हैं या जो सामेन जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज जर्मन वर्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब अपोजिट में क्या होने वाला है, अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन की बात करता है। इसका मतलब अगर हाई प्रायोरिटी वाला एक दूसरे के अपोजिट में होगा तो उसके लिए हम एंटीजीजन यूज़ करेंगे, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसको कहते हैं जुसामेन। लेकिन ये कब यूज़ होगा, जब डिफरेंट टाइप के एटम्स अटैच हों, क्योंकि अभी हमने जो एग्जांपल देखा सिस और ट्रांसफार में वो दो सेम टाइप के थे, लेकिन यहाँ पर चारों डिफरेंट होने वाले हैं। सपोज करो हमने ले लिया यहाँ पर बेटा क्लोरीन, और यहाँ पर हमने रख दिया ब्रोमीन, और यहाँ पर रख दिया फ्लोरीन, और यहाँ रख दिया हमने आयोडीन। बड़े ध्यान से देखना आप। सपोज करो इस तरह के कंडीशन आ गए, तो यहाँ पर सिस फॉर्म, यानी ये जो होता है एक प्रकार का जो ट्रांस फॉर्म कहे हैं उसका एक फॉर्म होता है, और जेड जो होता है एक तरीके से कहीं न कहीं सिस फॉर्म की तरह ही होता है, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो किसका एटॉमिक नंबर अधिक होगा या एटॉमिक मास, तो क्लोरीन का अधिक होगा। इसका मतलब कि हाई प्रायोरिटी वाला ये हो गया, और लो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, मिनिमम प्रायोरिटी इसको देंगे एटॉमिक नंबर के बेस पर। इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसकी कंपेरिजन लो प्रायोरिटी में जाएगा, और ये क्या होता है, हाई प्रायोरिटी में जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर अधिक है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में चले बेटा, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, हाई तो लो, और इधर लो तो हाई प्रायोरिटी वाला आ गया। प्रायोरिटी कैसे आपने किया, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास के बेस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों हाई लो प्रायोरिटी वाले ऊपर हो गए और यहाँ हाई लो वाले नीचे हो गए, यानी एक दूसरे के अपोजिट में हो गए।
लो वाला इसके अपोजिट में, हाई वाला इसके अपोजिट में हो गया। तो ये कैसा दिख रहा है? ट्रांस की तरह दिख रहा है, लेकिन ट्रांस इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ट्रांस में दो दो सेम होते थे बेटा, ठीक है ना। तो ट्रांस के फॉर्म में है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको कहेंगे ई फॉर्म। ई फॉर्म जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रांसफॉर्म की तरफ फॉलो करता है। अब देखिए इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर मैं ड्रा करता हूं, सी क्लोरीन फ्लोरीन। अब यहां पर बेटा मैंने लिया आयोडीन एंड ब्रोमीन। तो देखिए कंपैरिजन किससे करेंगे, इन दोनों से। तो ये तो हाई प्रायोरिटी वाला है, हाई प्रायोरिटी वाला, और ये क्या है, अगर देखा जाए तो लो प्रायोरिटी वाला हो गया, एटॉमिक नंबर कम है। इसमें अगर देखेंगे तो हाई वाला इधर हो गया और लो वाला क्या हो गया, नीचे आ गया, लो प्रायोरिटी। अब कंपैरिजन करिए तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों हाई प्रायोरिटी वाले क्या हो गए बेटा, एक डायरेक्शन में है, और दोनों लो प्रायोरिटी वाले एक डायरेक्शन में हो गए डबल बॉन्ड के। तो लग कैसा रहा है, सिस की तरह दिख रहा है, लेकिन सिस नहीं कहेंगे क्योंकि चारों डिफरेंट हो चुके हैं। तो उसी सिस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जुसामेन। जर्मन वर्ड्स यूज किया जाता है, दैट इज जेड फॉर्म, जेड फॉर्म। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें सेकेंड पार्ट्स में लेता हूं। ज्योमेट्रिकल को आपने देखा, अच्छी तरीके से समझा, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन खूब बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सेकेंड पार्ट्स इसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम कहानी करेंगे तो बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे, बहुत लॉजिक आते हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं देखता हूँ। फिर ऑप्टिकल की अगर डिमांड होगी तो एक स्पेशल अलग से मैं ऑप्टिकल पर भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। ऑप्टिकल यानी समझ सकते हैं ऑप्टिक्स, लाइट, प्रकाश का। यहाँ प्रकाश का खेल है, जादू तो प्रकाश का ही है। आप जानते हैं किसी भी सब्सटेंस का अपना कलर नहीं होता, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, दैट इज लाइट, वो लाइट होती है। तो चलिए यहाँ पर भी कुछ लाइट की ही खेल आने वाली है। इनके लिए अगर देखा जाए तो ये भी क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम बोथ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इनके सेम बोथ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। क्यों डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट इसलिए होता बेटा कि डिफरेंट सेम बोथ मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्पेशियल अरेंजमेंट due to rotation of PPL. PPL means plane polarized light. PPL due to rotation of PPL in different direction. ठीक है ना। तो यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होंगे बेटा, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट इसलिए चेंज होने वाला है क्योंकि यहां पर पीपीएल जो होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन की वजह से होता है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में करता है। तो देखिए पीपीएल है क्या, थोड़ी सी जानकारी देखिए, मैंने बताया था कि बहुत ही थोड़े से ब्रॉड चीज़ें हैं, इनको और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन बेसिक चीज़ें हमने जानने की कोशिश किया। यहाँ पर एक स्पेशल मैं अलग से वीडियो देखता नहीं बनाऊंगा इस पर। तो पीपीएल है क्या, पीपीएल मीन्स होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब गेम इसी का है। अब देखिए होता क्या है पीपीएल, ऐसा कंडीशन में आ जाता है कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वह ऑल डायरेक्शन में सेम कंडीशन में वाइब्रेट करती है। ये होती है ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट जो सामान्य लाइट होती है वो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है,
लेकिन बेटा जब इसको हम निकोल प्रिज्म से फ्लो कराएंगे, दिस इज निकोल, लैब में देखे होंगे फिजिक्स लैब में, तो निकोल प्रिज्म कांच का एक गुटका होता है ट्रायंगुलर शेप का, उसमें से जब फ्लो कराएंगे तो ये जो होता है इसका वाइब्रेशन यूनि डायरेक्शनल हो जाता है। अब ऑल डायरेक्शन में नहीं होगा, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं PPL। बोले तो सच लाइट विच है वाइब्रेट इन ओनली वन डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड PPL। यानी ऐसी लाइट जो केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हो PPL कहलाती है। तो ऑर्डिनरी लाइट हो गया, ये PPL हो गया, प्लेन पोलराइज लाइट हो गया। तो गेम PPL का ही है। अच्छा, एक तो पॉइंट इसका हो गया, दूसरा क्या करेगा, रोटेशन कराता है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पहचानने के लिए एक और तरीका होता है क्या होता है कि यहाँ पर अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम मिलने वाले हैं, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। अब एक और नई कहानी आ गई कि अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम क्या होगा। तो देखिए होता क्या है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी। अगर चारों डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाएं तो उसी को कहते हैं अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। तो ये जो होते हैं C स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो ये अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम कहलाएगा। यानी ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम से अटैच होता है वही अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम कहलाता है। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं असममित, असममित कार्बन परमाणु, ठीक है ना, असममित कार्बन परमाणु इसको बोलते हैं। तो C स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम रोटेशन देखेंगे, मे बी ये इधर भी रोटेट कर सकता है या ये जो है इधर भी रोटेट कर सकता है। इधर रोटेशन करेगा तो इसको कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, और इधर रोटेट करेगा तो कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है ना। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एग्जाम्पल इसका देखता हूँ बेटा। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के देख लिया आपने कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र संरचना सूत्र दोनों समान होते हैं किंतु समतल ध्रुवीय प्रकाश के रोटेशन घूर्णन के कारण यहाँ पर संरचना उसके स्पेशियल अरेंजमेंट आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो जाती है। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज करिए हमने लिया बेटा यहाँ CH3, यहाँ पर ले लिया COOH, यहाँ H एंड OH। बड़े ध्यान से देखना बेटा, एक कार्बन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि चारों जो हैं वो डिफरेंट, इधर मिथाइल तो इधर हाइड्रोजन, इधर COOH इधर OH, चारों भिन्न भिन्न हैं, तो उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। अब दूसरी एक और मैं स्ट्रक्चर लेता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने लिया बेटा H एंड OH, यानी एकदम मिरर इमेज की तरह दिख रहा है। ये रियल इमेज हो गया तो ये उसका क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा, आभासी। यहाँ पर एक मिरर वाली कंडीशन आ गई कि अगर यहाँ पर मिरर होता तो ये मिरर इमेज की तरह दिख रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों में अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि IPSC नेम में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। 1 2 3 IPSC नेम हो जाएगा बेटा 2 हाइड्रोक्सी। अगर IPSC नेम में प्रॉब्लम होगी तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेन 1 एसिड कह सकते हैं। इसमें भी वही कंडीशन हो जाएगी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक क्योंकि फर्स्ट पर है तो जरूरी नहीं कि हम 1 लिखें ही, तो प्रोपेनोइक एसिड। तो बेटा बताओ दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है और IPSC नेम सेम है, इसका मतलब कि सेम टाइप का कंपाउंड्स है। स्ट्रक्चर में वेरिएशन नहीं हो रहा है। वेरिएशन कहाँ आ रहा है? मैंने कहा था कि PPL का रोटेशन होगा। अब यहाँ पर OH इधर रोटेट करेगा बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को,
पीपीएल का रोटेशन इधर कराएगा, तो ये वाला वो एच क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। बात समझ में आ रही है? बस यही अंतर है। इधर का जो लाइट है इधर रोटेट कर दिया तो मेरा लेफ्ट हैंड बन गया, और इधर की लाइट भी क्या किया, घुमा दिया, इधर मेरा लेफ्ट राइट में कन्वर्ट हो गया। तो यही परिवर्तन हो रहा है बेटा, यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर दो कंडीशन बनते हैं। अब दोनों को डिफरेंट दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डी आर प्लस लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्या करते हैं, एल आर माइनस लिख दिया जाता है इसमें। अब कहेंगे कि डी एल क्या है, तो देखिए डी जो है, डी का मीनिंग होता है डेक्स्ट्रो, ग्रीक वर्ड्स है डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो मीन्स होता है बेटा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और यहाँ पर एल मीन्स हो जाता है लीवो, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट पीपीएल को रोटेट कर रहा है तो इसे हम कहेंगे एल, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कराया तो इसको कहते हैं डी, ठीक है ना। तो नाम क्या गया, डी और एल यूज कर देते हैं। कुल मिलाकर के ज्योमेट्री में और इनमें क्या अंतर आया, दोनों तो आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पार्ट्स हैं, लेकिन दोनों में मेन अंतर है बेटा कि वहाँ डबल बॉन्ड था, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता था और उसकी वजह से सिस और ट्रांस फॉर्म बने थे। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स जरूर होगा, और अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में पीपीएल का रोटेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, और भी कई कंडीशन बनते हैं, जैसे अगर ये दोनों सेम इक्वल अगर मिल जाए, 50-50% अगर प्रेजेंट हो किसी कंपाउंड्स में, अगर देखेंगे तो दोनों फॉर्म 50-50% होते हैं, तो उनके लिए हम लोग ए भी 50% हो और ए भी 50% हो, तो इन दोनों के मिक्सचर के लिए हम लोग एक बड़ा बढ़िया टर्म यूज करते हैं, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर कहलाता है, ठीक है ना। तो ये रेसमिक मिक्सचर कहलाते हैं। तो ये बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आई होप समझ लिए होंगे, और इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। फिर हम लोग अगले पॉइंट पर देखेंगे, कुछ और टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। अगर वीडियो, फिर से मैं प्यारा रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब, या अपने दोस्त मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। तो फिर मैं यहीं पर क्लास को रोकता हूं, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।